So hey guys, welcome back with a new video. As we have studied in the last video, जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी बेसिक से लेकर के प्रो सीरीज। किसी भी इंसान को अगर कुछ भी नहीं पता है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में, तो ये पूरी सीरीज आप उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। सो आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कौन से बेस्ट 5 स्टॉक्स जिसे आप स्टार्टिंग में ट्रेड कर सकते हैं, स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ एडवाइस, मतलब ये सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। और आपको ये चीज़ आपको सिखाएगी कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, कोई भी स्टॉक्स को पिक करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, वो सभी चीज़ हम आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो आवर मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो इज बेस्ट 5 स्टॉक्स फॉर अ बिगिनर विद लो कैपिटल इन इंडिया। मतलब इंडिया में अगर स्टार्टिंग में अगर आप स्टॉक ये सब स्टार्ट कर रहे हो, अगर चाहे वो इन्वेस्टिंग हो चाहे वो ट्रेडिंग हो, जो बेस्ट 5 स्टॉक्स कैसे मैं पिक कर सकता हूँ, कैसे मैं मेरे पोर्टफोलियो को बिल्डअप कर सकता हूँ और कौन कौन सी चीज़ मुझे देखनी चाहिए, मैं ये फिर से आपको बता रहा हूँ। ये कोई भी एडवाइस नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी कि अगर आप स्टॉक चूज कर रहे हैं तो आपको कैसे चूज करना चाहिए, कौन से सेक्टर, कौन सी चीज़ों को देख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए अच्छे से हम ये वीडियो को सीखेंगे। ओके, सो कोई भी स्टॉक्स चाहिए, पहले मुझे ये चाहिए कि मैं इसे सिलेक्ट क्यों करूँ। कोई मुझे बोल रहा है कि आप ये स्टॉक ले लीजिए तो मैं ले लूँ, दैट्स नॉट द राइट थिंग। आप ऐसे पैसे नहीं बना सकते। बट रियल में वेल्थ बनानी हो एज अ बिगिनर, चाहे आप प्रो हो जाए, 1-2 साल अगर आपने मार्केट में बिता लिए तो आपको पता चल जाएगा कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। हर बार आपकी चॉइस सही नहीं होगी, कई बार आप गलत भी हो सकते हैं, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। स्टार्टिंग में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कोई भी स्टॉक को पिक करते वक्त, आज के वीडियो में हम सभी चीज़ देखेंगे। सो कोई भी स्टॉक मैं पिक कर रहा हूँ, उसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 10,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। ये 10,000 करोड़ से ज़्यादा होगी तो हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं कि लोगों ने बाय किया हुआ है, इसकी मार्केट कैप बढ़ी है तो लोगों का ट्रस्ट भी ज़्यादा होगा। यू कैन से दैट टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, अदानी ग्रुप है, ये सारे क्या है जिनकी मार्केट कैप वैल्यू 1 लाख करोड़ है। काफ़ी अच्छी मार्केट कैप वैल्यू जितनी भी ज़्यादा होगी उतने मैनिपुलेशन कम होगा, स्टॉक की मूवमेंट भले ही कम होगी। ऐसा नहीं होगा कि आज 20% डाउन है कल 20% प्लस है, ये सब चीज़ें नहीं होगी। ये स्टेबिलिटी वाले स्टॉक्स है जो 10,000 करोड़ से लेकर के 50,000 करोड़ के बीच में होंगे, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या देखनी है, लो डेट ऑफ द कंपनी। कंपनी पर जो कर्जा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। फिर मैं कोई भी कंपनी का प्रॉफिट्स मुझे स्टडी करना है, मैं आपको ये वीडियो में सभी चीज़ सिखाऊंगा कि आप कैसे स्टडी करते हैं विथ एन एग्जाम्पल। ओके, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रही है क्या कंपनी 5 सालों से, 5 साल से बना रही है, तो अगर कंपनी स्टेबल है और नेक्स्ट ईयर भी उसके ग्रोथ पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। फिर ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, 15% से प्लस। कम होगी तो भी चलेगी, बट मेन थिंग क्या है, ये दोनों चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए। एटलीस्ट 10% से प्लस तो होनी ही चाहिए, ये चीज मुझे सीखनी है। फिर स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड डिमांड, कोई भी स्टॉक आप ले रहे हो, जैसे कि आप पकड़ लीजिए कि CDSL। अब CDSL जो स्टॉक है, HDFC बैंक, ये सब स्टॉक्स क्या है, अपने मार्केट में अपने आप खुद के लीडर्स है। CDSL मतलब क्या है, आपको अगर इंडिया में कोई भी स्टॉक आप ले रहे हो तो उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स है सिर्फ 2 ही चीज़ों के पास है, एक NSDL के पास है और एक CDSL के पास है। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, मार्केट लीडर्स। जो लोग मार्केट लीडर्स है उसमें इन्वेस्ट करने से आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए, भले ही आज प्राइस उसकी नीचे गई है कल ऊपर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मार्केट लीडर्स है। आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी पड़ेगी कि जो अपने फील्ड में बेस्ट हो। और बिगिनर फ्रेंडली प्राइस, मतलब मैं क्या हूँ, मैं बिगिनर हूँ, मेरे पास अभी 10,000 है, 20,000 है। ओके, और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं MRF का स्टॉक लूँ जो करीब 1-1.5 लाख का है, अब ऐसे स्टॉक्स में आप बोलेंगे कि मैं ये ले लूंगा, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग नैरेटिव। आप देखिए कि आपकी प्राइस क्या आप सेट होनी चाहिए कि भाई मेरे पास 20,000 का कैपिटल है, मैक्सिमम मैं 1,000 1,500 तक, मतलब 1,500 तक के स्टॉक्स बाय कर सकता हूँ एक स्टॉक की प्राइस। ओके, और ये सब टीप नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई भी
ये हम लास्ट में वीडियो में देखेंगे कि ये सब चीज़ मुझे देखनी कहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये सब जो पॉइंट हमने ये स्लाइड में कवर किया कि मार्केट कैप, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, लो डेट, ये सब चीज़ मुझे देखनी किधर है, कहाँ पे मुझे मिलेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि हम कौन कौन से स्टॉक्स स्टार्टिंग में आप ट्रेड करके पैसे बना सकते हो। एक तो आप ये चीज़ याद रखिए कि डाइवर्सिफिकेशन इज योर फ्रेंड। आप अगर कोई भी एक ही सेक्टर में पैसा डाल दोगे, एनर्जी सेक्टर में हमने पूरा पैसा डाल दिया कि मैंने टाटा पावर ले लिया, इरिडा ले लिया मैंने, फिर और एनर्जी सेक्टर अदानी एनर्जी ले लिया, ये सारे स्टॉक्स में आप पूरे, आप क्या हुआ कि आप एक ही सेक्टर पे डिपेंडेंट हो गए हो। किसी भी एक चीज़ पे डिपेंडेंट होने से आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि कल उठकर एक वही सेक्टर के लिए कोई खराब न्यूज़ आ गई तो सारे स्टॉक्स एक साथ डाउन हो जाएंगे और आपको लॉस होगा। आप बोलोगे मुझे कुछ नहीं इन्वेस्ट करना है। बट मेन थिंग इज क्या है, आपने डाइवर्सिफाई किया होगा। मेरा एक सेक्टर है, मेरा गवर्नमेंट PSU सेक्टर से, मेरा एक सेक्टर बैंकिंग सेक्टर से, मेरा एक फाइनेंस सेक्टर से, ये तीनों क्या है, तीनों अलग अलग सेक्टर है। ये आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। इससे क्या होगा, आपको रिस्क की कैपेबिलिटी, रिस्क एपेटाइट होगा आपका अच्छे से मेंटेन रहेगा। सो फर्स्ट स्टॉक्स क्या है, एक पावर सेक्टर से मैंने ले लिया। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप टाटा पावर ही लो, बट फॉर अ डाइवर्सिफिकेशन आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स मेरे हिसाब से अच्छे हैं। और दिस इज नॉट एन एडवाइस, ये सिर्फ मेरी स्टडीज है जो आप स्टार्टिंग में इसे लिख करके आप फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। टाटा पावर है, एक स्ट्रॉन्ग टाटा ग्रुप है। टाटा ग्रुप क्या है, पहले से रिनोन्ड है और सबको ट्रस्ट है। सेकेंड थिंग, इसमें सबसे ज़्यादा अब क्या है, EV की डिमांड बढ़ रही है और टाटा ग्रुप का ट्रस्ट भी है। और थर्ड थिंग क्या है कि टाटा ग्रुप ही एक बड़ा ग्रुप है जो इलेक्ट्रिफिकेशन, अच्छी EVs की गाड़ी बना रहा है। और एनर्जी इज द बैकबोन ऑफ द इंडिया फ्यूचर। इंडिया में आपको कुछ भी बनाना होगा तो आपको पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही होगी। तो ये क्या बोलेगा, टाटा पावर बोल रहा है कि मैं इस मार्केट का लीडर हूँ और मैंने फर्स्ट स्टॉक पिकअप कर लिया। सेकेंड स्टॉक इज ITC। ITC मतलब क्या है, आप टोबैको खा रहे हो, नहीं खा रहे हो तो भी सुनिए, टोबैको खा रहे हो, फिर सिगारेट पी रहे हो, आप जो क्लासमेट्स की नोटबुक यूज कर रहे हो वो भी अक्वायर्ड है ITC। ये सबसे ज्यादा ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ITC कंपनी है। होटल इंडस्ट्री इसकी है, टोबैको इंडस्ट्री इनकी है, सभी चीजें ITC ज्यादा। अब देखिए कि मुझे ये लेना क्यों है, एक तो ये FMCG सेक्टर में घुसे हुए, या तो कोलगेट है, ये सब सॉरी कोलगेट नॉट, अलग अलग है। जो फिर होटल्स हो गई, ITC की होटल्स आपने सुनी होगी, पैकेजिंग एंड स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन, ये सभी चीज उनकी आती है। डन। फिर एक मेन थिंग है कि इनका डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छे बिजनेस में है जो अभी ग्रो भी कर रहे हो और डिमांड चाहिए ही होगी। भले आप नशा नहीं कर रहे हो, पर जो नशा करने वाले हैं उन्हें सुबह उठ करके टोबैको चाहिए ही चाहिए, उन्हें सिगरेट चाहिए ही चाहिए। तो ये क्या होगा, एक अच्छी चीज, मतलब बुरी चीज है ये, बट क्या है, बिजनेस के लिए तो अच्छी चीज है। फिर क्लासमेट्स की नोटबुक आज किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है, सब बाय कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन है। ITC होटल सबसे अच्छी होटल्स की उनकी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडर है, काफी सालों से एक स्ट्रॉन्ग रिनोन्ड ग्रुप है। तो मैंने एक होटल सेक्टर से, और आप कुछ भी कर लीजिए, आप घूमने जाने वाले ही हो, तो इसमें रिसेशन तो कभी भी आने वाला ही नहीं है बिजनेस में। ओके। और आप एक चीज, मेरी स्टडी ये बोलती है, अगर मार्केट क्रैश भी कर रहा है ना तो भी ITC का स्टॉक एक ऐसी चीज है वो सबसे अलग चलता है, वो तब ऊपर आ जाएगा। ओके। द थर्ड स्टॉक इज RVNL मतलब क्या है, एक रेलवे सेक्टर, मतलब ये PSU सेक्टर है जो मुझे, अगर मुझे करंट गवर्नमेंट पे मुझे ट्रस्ट है, मुझे पता चल रहा है कि करंट गवर्नमेंट जो है वो मेनली फोकस किस पे कर रही है, रेलवेज को काफी अच्छा करने के लिए। आप देखिए कि हर दिन आपको देखेंगे कि यहाँ पे मेट्रो प्रोजेक्ट बन गया, यहाँ पे वंदे भारत का प्रोजेक्ट बन गया, इनॉग्रेशन हो गया। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे अच्छी फैसिलिटीज और प्रोवाइड करने, और ये गवर्नमेंट फुलफिल भी कर रही है। आई नो करंट मार्केट सिनेरियोज थोड़े खराब है, थोड़े टाइम के लिए स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो तो ये RVNL काफी अच्छा स्टॉक्स है। अब देखिए मेन 3 रीजन इसमें क्या है। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन कंस्ट्रक्शन में जो काम कर रहा है उसकी ये मोनोपोली है, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के ऑर्डर्स एक ही कंपनी को मिल रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं, RVNL। सेकेंड थिंग, PSU सेक्टर है, मतलब ये गवर्नमेंट के ही ऑर्डर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अगर मुझे ट्रस्ट है कि भाई स्टेबल गवर्नमेंट अभी BJP की है, वो काफी टाइम तक अच्छे से स्टेबल चल सकती है,
तो ये RVNL अच्छा करेगा। सेकेंड थिंग, रिकॉर्ड ऑर्डर एंड बुक ग्रोथ, मतलब इसके पास इतने ऑर्डर्स है, हर दिन आप सुबह उठ के देखोगे 600 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, 1500 करोड़ का ऑर्डर मिल गया। और इनकी जो बीड होती है ये सबसे कम प्राइस में होती है और क्वालिटी भी इनकी काफ़ी काम अच्छा है, इसलिए गवर्नमेंट बैक टू बैक इन्हें ऑर्डर्स डाल रही है। तो ये हमने कहाँ पे डाल दिया, एक PSU सेक्टर का भी डाल दिया। अब सेकेंड थिंग, मैंने जो CDSL आपको समझाया, ये क्या है, मार्केट लीडर है। अगर आप CDSL की मोनोपोली कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। CDSL जो है, मैं कोई भी स्टॉक्स, मेरा जो डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट में जो स्टॉक्स पड़े हैं उसकी जो सिक्योरिटीज है वो सभी सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, आप कोई भी स्टॉक्स है आपके पोर्टफोलियो में, आप उसे सेल करना चाहिए, देखिए उसमें CDSL आएगा बीच में एज अ CDSL मीडिएटर, क्योंकि सारे स्टॉक्स उसके पास है। सिर्फ इंडिया में 2 ही डिपोजिटरीज है, एक तो CDSL और एक NSDL जो है, बट सबसे ज्यादा अकाउंट्स जो है वो NSDL के पास है। बट पैसों के आप मामले में देखने जाओ, ट्रस्ट के मामले में देखने जाओ, काफी लॉन्ग टाइम से इंडिया के ग्रोथ में CDSL है और लॉन्ग टाइम से टिका हुआ है। NSDL ओवर वैल्यूड भी है और अभी न्यू स्टॉक भी आया हुआ है। सो अगर आप इक्विटी का कल्चर में आप बोल रहे हो कि मुझे ट्रस्ट है कि लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, हर रोज़ नए नए लोग अपना डीमैट अकाउंट बना रहे हैं, ये चीज़ बढ़ती ही जाएगी। अगर मुझे ट्रस्ट है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मेन थिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं कर रहा है, इसकी सिर्फ एक ही चीज़ है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर पैसे वाले लोग डीमैट अकाउंट खोलेंगे, इसके पास जाएंगे और ये पैसे बढ़ाएंगे, तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा चल सकता है। सेकेंड थिंग इज HDFC बैंक। अगर आप देखिए बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा पोर्शन होगा तो HDFC बैंक का होगा। अगर आपको इंडिया की ग्रोथ पे ट्रस्ट है, मुझे तो है, नेक्स्ट 5 इयर्स में निफ्टी अभी जो 25,000 है वो आपको लग रहा है 35,000 40,000 जाएगा, तो बैंक निफ्टी भी बढ़ेगा। बैंक निफ्टी भी 1 लाख मतलब 80,000 या 1 लाख जाएगा। तो अगर बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो HDFC बैंक बढ़ेगा ही। और ये ऐसा स्टॉक है जो सबसे शांत है, बट धीरे धीरे चलता रहता है। 1 साल के रिटर्न कभी भी इससे नेगेटिव नहीं दिए, कई बार इससे अंडर परफॉर्म किया है, 0% रिटर्न भी दिए। बट ये लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया, सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है, इसके फंडामेंटल और एसेट क्वालिटी काफी अच्छे है। और अगर इंडिया बढ़ेगा, इंडिया की ग्रोथ बढ़ेगी तो बैंकिंग सेक्टर भी बढ़ेगा। आप अगर मॉनिटर नहीं कर रहे हो तो भी आप कर रहे हैं कि RBI रेपो रेट है, RBI जो रेट कट्स है वो करती ही जा रही है। अभी ही 3 दिन पहले RBI के गवर्नर ने 0.25% बेसिस पॉइंट से रेट कट्स की है। ये भी किसको फायदा हुआ, बैंक्स को, क्योंकि लोग लोन्स ज्यादा लेंगे और प्रॉफिट्स किसको, इनडायरेक्टली होगा बैंक्स को। इससे वजह से क्या हो जाएगा कि लिक्विडिटी मार्केट्स में काफी बढ़ती जाएगी। ओके, अगर आपको GDP पे, मतलब आप देखिए GDP कितनी अच्छी ग्रो है, ये वाले जो सेक्टर है, ये वाले क्वार्टर में 8.2 GDP, ये काफी अच्छा नंबर है फॉर इंडिया। ओके, अब मेन चीज मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मुझे नेक्स्ट थिंग देखने क्या है कि अगर कोई स्टॉक की प्राइस 100 रुपए है तो आप क्या बोलोगे कि भाई इतनी कम प्राइस में क्यों मुझे इन्वेस्ट करना है। अब आप सोचोगे कि प्राइस ज्यादा है तो ही क्वालिटी वाला स्टॉक्स होगा। ये चीज आप एक दिमाग से हटा दीजिए। प्राइस डजंट इक्वल्स टू वैल्यू। 50 रुपए का पेनी का स्टॉक्स हुआ तो आप क्या सोचोगे, भाई 50 रुपए का, चलो अच्छा है, मैं 50,000 मेरे पास पड़े, मैं इसके 1000 स्टॉक ले लेता हूँ। बट आप एक चीज देखिए, प्राइस उसकी कम है तो वो रिस्की है। ओके, कंपनी बैड है। ओके, कभी भी ये 50 रुपए आपके 25 रुपए हो गए तो आपका 50,000 25,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर आप देख रहे हो कि 200 रुपए का कोई स्टॉक है, उसका फंडामेंटल्स अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, मेरे उसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे हैं और उसका बिजनेस का जो स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी है, तो क्या मैं ले सकता हूँ, तो ले सकता हूँ। मेन थिंग इस क्या है, प्राइस पे फोकस मत कीजिए। आपको लग रहा होगा कि सस्ता स्टॉक है तो मैं सस्ता ले लेता हूँ और ये बढ़ जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं, ज्यादातर लोग मार्केट्स में मैं बोलता रहा हूँ, मेरे पास 50,000 है तो मेरे पास 2 रुपए का स्टॉक ले लेता हूँ, तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 50,000 डिवाइड बाय 2, 25,000 स्टॉक्स आ गए। ये 2 रुपए 4 रुपए हो गए तो मेरे तो पैसे डबल हो जाएंगे। पर भाई आप सोच नहीं रहे हो, कभी भी आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए ही मत। जिसकी प्राइस 100 के प्लस है उसमें ही ज्यादातर ट्रस्ट कीजिए और आप पूरी कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी कीजिए। पेनी स्टॉक्स में रेयरली कोई ऐसे होते हैं जो डबल हो जाते हैं, 8x 4x 5x हो जाते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स आपके पैसे ले डूबेंगे।
नेक्स्ट स्लाइड आता है कि अगर आप बिगिनर हो तो आपकी सेफेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मैं कोई भी स्टॉक्स अच्छे से पकड़ के उसमें SIP स्टार्ट कर दूं। सेकेंड थिंग, मैंने SIP स्टार्ट की, मतलब मुझे क्या होगा, हर महीने मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, भले ही इसकी प्राइस एक 100 रुपीज़ का स्टॉक है। फर्स्ट ऑफ द मंथ मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे 100 में मिला, सेकेंड मंथ मुझे 105 में मिला, थर्ड मंथ मुझे 100 में मिला, 98 में मिला। आप इसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हो, आपकी एक डिसिप्लिन बन चुकी है कि मैं इन्वेस्ट करता जाऊंगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने इन्वेस्टिंग हर महीने चालू की, आपकी एवरेजिंग अच्छी होगी, और जब ये स्टॉक 150 हो जाएगा तब आपको लगेगा कि ये मेरे डिसिप्लिन जो मैंने रखी पूरे साथ SIP करने की, सो ये मुझे बहुत हेल्प की। आप SIP कीजिए, बट स्टॉक्स में SIP कीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ, और 2-3 साल तक आप उसे होल्ड करेंगे कि आपका 2x 3x जो रिटर्न बनेगा ही बनेगा। और सेकेंड थिंग, डाइवर्सिफिकेशन, मैंने आपको पहले ही बताया, आपको अलग अलग सेक्टर से डाइवर्सिफिकेशन करना ही पड़ेगा। एक पावर सेक्टर ले लीजिए, FMCG सेक्टर ले लीजिए, रेलवे सेक्टर मतलब PSU सेक्टर ले लीजिए, बैंकिंग सेक्टर ले लीजिए, ये सभी टाइम क्या है, डाइवर्सिफाइड हो गए। और कभी भी मार्केट थोड़ा भी गिरे तो आप ऐसा मत कीजिए कि भाई मुझे ट्रस्ट नहीं है मेरे, भाई तूने रिसर्च की है, आपको ट्रस्ट होना चाहिए, और रिसर्च कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैं आपको बताता हूँ ये जो हमने ये पूरा डिस्कस किया, ये पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए था। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको चैनल अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बट कमिंग बिफोर दैट, मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था, मैं आपको सिखाऊंगा कि मुझे स्टॉक्स कैसे पढ़ने हैं। डन? सो फॉर दैट वीडियो आई हैव वन वेबसाइट दैट इज कॉल्ड स्क्रीनर। अब मैं इस पे आऊँगा कि RVNL, कोई भी स्टॉक्स मैं आपको ले रहा हूँ, HDFC बैंक ले लिया हमने, HDFC बैंक। अब देखिए इसकी मार्केट कैप वैल्यू, मैंने आपको क्या बोला था, 10,000 करोड़, बट इसकी तो क्या है 15 लाख करोड़, बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। इसकी करंट मार्केट प्राइस क्या है, 1,000 रुपीज़ है। मुझे ये सभी चीज़ यहाँ से देखने को मिल रही है। अब मेरा मेन चीज़ क्या है, मैं प्रॉस भी देखूंगा, कॉन्स भी देखूंगा, बट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब देख रहे हैं कि इसकी PE क्या है, PE मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जब तक 25 से नीचे हो तो स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कहलाता है। आप देखिए HDFC की क्या है, 21 बेस्ट है। अब मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स, हमने क्या बोला था, कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है, मुझे ये देखना है। तो आप देखिए ये पूरा जो टेबल है आप अच्छे से देखिए। रेवेन्यू जो है वो 40,000 था 3 साल पहले, ओके, आज क्या है 86,000 है, ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो चुका है 3 साल में। अच्छी बात है, तो अच्छी बात है। मेन थिंग क्या है, फाइनेंशियल प्रॉफिट 6,700 करोड़ था, बट अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा देखिए आप यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है, ये बुरी बात है, तो ये मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। बट नेक्स्ट थिंग क्या है कि नेट प्रॉफिट हमें देखना है। नेट प्रॉफिट क्या था भाई, सितंबर 2022 में 11,000 करोड़ का था, जो अभी 3 साल बाद 20,000 करोड़ का हो चुका है। हमें नेट प्रॉफिट ही देखना है, मेन थिंग आपको नेट प्रॉफिट पे फोकस करना है। सो क्या है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, ये काफ़ी अच्छी बात है। अब ये सेकेंड थिंग आ गया कि हमने P&L स्टेटमेंट तो हमने पढ़ लिया कि भाई मेरा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या था भाई 2014, ये ईयर ऑन ईयर है। आप देखिए, आप अभी 2025 में, तो 10 साल पहले आप देखिए 2015 में इसका नेट प्रॉफिट क्या था 10,000 करोड़, और अभी इसका नेट प्रॉफिट क्या है 73,440 करोड़। काफ़ी अच्छी बात है। अब नेक्स्ट थिंग मैं देखूंगा नीचे के ROE, मैंने आपको बोला था कि ROE 15% से ऊपर होना चाहिए। आप देखिए 2014 में क्या था 20, ये इसने हमेशा 15 के प्लस ही गया है, भले ही ये वाले क्वार्टर में थोड़ा नीचे आया है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्केट सिनेरियो थोड़े खराब है, इसलिए ये वाले क्वार्टर में थोड़ा नीचे आया है। बट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ से मतलब देखिए FIIs भी इसमें पहले थे 32%, अभी क्या है इसमें 48%, DIIs क्या है 28%, अभी क्या है 36%। गवर्नमेंट भी अपना स्टेक्स स्टेबल रख रही है, DIIs कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहे हैं, FIIs बढ़ा रहे हैं, तो क्या है, पब्लिक की भी 13% से 15% हो चुके हैं। सबको ये कंपनी पे ट्रस्ट है, और जब भी मार्केट के सिनेरियोज अच्छे होंगे तब ये कंपनी क्या करेगी, अच्छे से परफॉर्म करेगी। आपको कोई भी स्टॉक्स को अच्छे से स्टडी करना हो, स्क्रीनर पे आइए, पूरा अच्छे से स्टडी कीजिए। अगर आप किसी भी कोई बोल रहा है कि ये स्टॉक ले ले,
आप ले रहे हो, नहीं भाई रुक जा, मुझे स्क्रीनर वेबसाइट है, आपके फ़ोन में भी आप एक्सेस कर सकते हो। एक अकाउंट बनाना होता है नॉर्मल, मैंने तो अभी अकाउंट भी नहीं बनाया, लॉगिन। आप यहाँ पे वेबसाइट बनाइए, ये पूरी कंपनी का स्केलेटन देख लीजिए, A to Z आपको चीज़ मिल जाएगी। और मैं इसको मैंने AI से भी कैसे आपको कंपनी को पूरा स्टडी करना है उसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।